वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आप अपने मेहनत लगाकर खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आपके लिए भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी प्रश्न हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो कि TRE 4 में काफ़ी मददगार होगा। अगर आप तक अपना चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो हम आप यूट्यूब पर डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हवा में नमी हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एयरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए विज्ञान के सब भौतिक विज्ञान के सब प्रश्न हैं, फिजिक्स के। चलिए उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे, इसका कौन सा उत्तर सही होगा। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा हाइग्रोमीटर, जो कि हवा में नमी मापने के लिए किया जाता है। नमी मतलब कि आर्द्रता, आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है। तरल के विशिष्ट गुरुत्व, इसका ये मापा जाता है। हाइग्रोमीटर का मापा जाता है। और एयरोमीटर से हवा हवा या गैस का घनत्व, एयरोमीटर से गैस या हवा का घनत्व, और हाइग्रोमीटर से हवा में नमी, और हाइड्रोमीटर से तरल के विशिष्ट गुरुत्व मापे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, सदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र है कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सदिश राशि, जो कि चुंबकीय क्षेत्र है। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, त्वरण, विस्थापन, त्वरण इत्यादि सभी सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न। ये देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं सब बीपीएससी के प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? स्पर्शी घर्षण, लोटन घर्षण, या स्थैतिक घर्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सबसे कम घर्षण कौन सा उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोटन घर्षण, जो कि सबसे कम घर्षण करता है। स्पर्शी घर्षण वह घर्षण होता है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि लोटन घर्षण उस सतहों के बीच कार्य करता है जिसके बीच बेलनाकार गति या साइकिल पर सड़क पर साइकिल की गति होती है। ये सब लोटन गति है। जबकि जब उनके बीच गति होने वाली होती है तो बीच कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक गति किसे कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। जबकि दो स्थैतिक सतहों पर स्थैतिक घर्षण में जब उनके बीच गति होने वाली होती है तो बीच में कार्य करने की घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इनके मध्य संबंध निम्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है?
सबसे पहले स्थैतिक घर्षण आता है, दूसरा स्पर्शी घर्षण और तीसरे पे आता है आपका लोटन घर्षण, जो कि सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है लोटन घर्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी या अंतरिक्ष रॉकेट या फिर वेंचुरीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? न्यूटन के तीसरे गति का उपयोग करता है कौन सा इसमें से? उत्तर सही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम उसका न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। जैसे कि रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने वाले व्यक्ति को धक्का लगने से पीछे होना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे का हट जाना इत्यादि सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हैं। अगला प्रश्न, मानव कान के श्रवण प्रास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से अधिक या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? मानव श्रवण मतलब सुनने की क्षमता कितनी है मानव की? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है अनु? ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से hz से हम लोग संबोधित करते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इनको सुन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? विद्युत चुंबकीय नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, अल्फा किरण। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों मैक्सवेल ने की। ये तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त किरण अथवा एक्स किरण, पराबैंगनी किरण और गामा किरण भी शामिल है। अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि ये सब विद्युत चुंबकीय किरण है, जबकि अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय नहीं है। अल्फा किरण होता है हीलियम कणों से मिलकर बनी होती है। किससे? हीलियम कणों से मिलकर बनी होती है अल्फा किरण। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती हैं? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश ऊर्जा एक स्वरूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंगे होते हैं जिनके माध्यम में कण तरंग के प्रसार दिशा लंबवत पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्यमान विकिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पराबैंगनी किरण।
पराबैंगनी किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर को कम तरंगदैर्घ्य होता है तथा यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्सरे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया है। शिफ्ट फर्स्ट सेकंड पेपर में अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि मुख्य कारण है इसका। अगर हम पहाड़ों पर हम कभी घूमने जाते हैं तो वहां पर अगर सब्जी पकाएंगे तो सब्जी में पकने में समय ज़्यादा लगता है, क्यों? ऊंचे स्थान, ऑप्शन देखेंगे, ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है या फिर ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब कि ऊंचाई बढ़ने पर उबले हुए पानी का तापक्रम घटने लगता है, इसीलिए सब्जियां पकने में अधिक समय लगता है। अगला प्रश्न ये देखिए 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बरसाती दिन क्या होता है? एक बरसाती दिन शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाता है। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना से अधिक ज़्यादा माप दर्शाता है, या फिर में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एक बरसाती दिन होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। अगला प्रश्न एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि क्यों, मतलब कि पिघलता है लेकिन शीर्ष नहीं। हिमानी का आधार गर्म वातावरण में रहता है या फिर ग्लेशियर में। ग्लेशियर के आधार पर बर्फ में अशुद्धियां मौजूद होती हैं, या फिर आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी हो जाती है, या फिर इसमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी हो जाती है। अब अगला प्रश्न, एक कृषिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, E/81। एक कृषिका उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट का प्रति वर्ग मीटर दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, जबकि स्टीफन के नियम के अनुसार स्टीफन 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 के अनुसार ई अनुपात T4। यदि शरीर का तापमान T/3 तक कम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा E/81 होगी। अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न हम अभी आपसे वो कराए हैं। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -439
59.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीचर स्कूल टीचर में पूछा गया 2023 का प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। -459.4 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम का एक मापक क्रम है जो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो जल में हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का किस्मत का क्वथनांक ये होता है हिमांक। 32 डिग्री होता है हिमांक और क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों तापमान के बीच के क्षेत्र 180 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश की एक विकिरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रकाश से प्रश्न पूछा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 60 डिग्री। इसमें दर्पण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उच्चतम प्रकाश इसमें से किसका है? नीला, पीला, लाल। उपयुक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्लू लाइट मतलब कि नीला प्रकाश, जिसका उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, या फिर एफ एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह, या फिर एफ एल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किस तरह फोकस उत्तल लेंस फोकस दूरी काम करेगा पानी में डुबोने पर? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। इसलिए होता है क्योंकि कौन से इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जल की महीन बूंदों में निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति, आयाम, वेग। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। एक बड़ी प्रकाश में कौन सा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, लेकिन गुण कौन सा इसमें से नहीं बदलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति प्रकाश एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश तो करता है, तो प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है। प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता
और तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, दो कैंडेला एक दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन या 4 पाई ल्यूमेन या 8 पाई ल्यूमेन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8 लूमेन मतलब 8 पाई ल्यूमेन, जो कि दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत है जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, वह है 8 पाई ल्यूमेन। अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये सारे प्रश्न बीपीएससी के पूछे गए हैं, सब देख सकते हैं आप नीचे। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बैंगनी, जो कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार, ऐसे देखें ना, पारदर्शी आकृति होता है जो सपाट पॉलिश सतहों के साथ पारदर्शी होता है। यह सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है और अपने मूल 7 रंगों में, कितने रंग हैं? 7 रंग। पहला है बैंगनी, हरा, लाल, पीला, नारंगी, कितने हुए? 3 5, इंडिगो, इत्यादि। ये सब विभाजित होते हैं और त्रिभुज के आधार पर अपरिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 1 mm, 25 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। इसमें से सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी से है, वो 2 सेंटीमीटर। एक समान क्षेत्र की नाभिकीय दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। आपसी समांतर के द्वारा फोकस वस्तु पर बनाई गई छवि, इस छवि के रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से होगा। अगला प्रश्न, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला प्रकाश, उसमें एक प्रश्न था जिसमें कम, इसमें दिया है सबसे अधिक प्रभावित होने वाला प्रकाश कौन सा है? पीला, बैंगनी, नीला। उपयुक्त में से एक से अधिक या उनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, बैंगनी। जो बैंगनी रंग का प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सर्वाधिक आपतित होता है। इसका कारण यह है कि बैंगनी रंग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है, कम। बैंगनी प्रकाश की किरण न्यूनतम होने से प्रिज्म के कोणीय किनारे प्रकाश को प्रिज्म के बाहर निकलने और भी अधिक मोड़ने का कारण बनाते हैं। इसलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के प्रवेश करने पर इसका संचरण दिशा मार्ग उत्पन्न होता है तथा प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़ने वाले कण न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जो पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर न्यूट्रॉन बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2.0 में पूछा हुआ प्रश्न है।
डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, सॉरी, प्रश्न लिख देते हैं। डायोड का प्रयोग डायोड का प्रयोग क्यों लाया जाता है? प्रवर्धक के रूप में, दृष्टकारी के रूप में, या दो लित्र के रूप में, उपयुक्त में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दृष्टकारी के रूप में। डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है। किससे? अर्धचालकों से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? पहला, एमीटर और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। दूसरा, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। या तीसरा, एमीटर को समानांतर क्रम और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर को तो आप जानते हैं, विभवांतर को भी से हम लोग डिनोटेट करते हैं, तो समानुपाती होता है, तो R इक्वल टू V अपन I होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उदाहरण का उपयोग किया जाता है? पहला, पोटेंशियोमीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, तीसरा वोल्टमीटर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक। विद्युत विभव मापने के लिए वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने के लिए कार्य और आवेश के मान के अनुपात को उस विद्युत का विभव कहलाता है। विद्युत का विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, किसी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। गलन तापमान पर, क्यूरी तापमान पर, नील तापमान पर, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है, जिसके कारण अनुचुंबकीय बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? विद्युत चुम्बकीय, स्थिर विद्युत, गुरुत्वीय, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुरुत्वीय, जो कि अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण होती है गुरुत्वीय में। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षक बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री होती है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला सामग्री कौन सी होती है? सभी साथी उत्तर दें।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए हमने सॉफ्ट आयरन मतलब कि नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। कुंडली के अंदर नरम लोहा चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब कुंडली में करंट प्रवाहित होता है तो वह स्वयं चुंबक बन जाता है। इसके अलावा जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है तो यह अपना चुंबकत्व खो देता है। यह एक अस्थायी चुंबक बनाता है। इस प्रकार बिजली के माध्यम से प्रेरित चुंबकत्व को चालू और बंद बटन को स्विच करके नियंत्रित किया जा सकता है। हम लोग जो प्लग यूज करते हैं स्विच को, इसी माध्यम से। अगला प्रश्न, यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? जे सी -1 वोल्ट या जे ए -1 एस -1, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक से अधिक। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट वोल्ट होता है और इसे भी द्वारा व्यक्त किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सॉरी दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इनमें से v इक्वल टू जूल अपन कूलाम, या फिर v इक्वल टू जूल अपन कूलाम, वही हो रहा, या फिर v इक्वल टू जे सी -1। ये हो गया, ये हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ये भी प्रश्न TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, अल्फा किरण। अल्फा किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों के मिलकर, इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, अल्फा किरण। ये रेडियोधर्मी द्वारा उत्सर्जित अल्फा किरण धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। कौन सा इसका सही होगा? नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, ड्यूट्रॉन के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। D2O का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में सॉरी D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 की तुलना में विखंडनीय यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिकांश संभावना होती है, जो विखंडन के बिना न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है। भारी जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है, जो कि 2H या फिर डी द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियस ऑक्साइड भी कहा जाता है। कौन सा? ड्यूटेरियस ऑक्साइड, ड्यूटेरियस।
ऑक्साइड। अगला प्रश्न, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। 1 किलोग्राम समतुल्य श्रृंखला अभिक्रिया हेतु अनावश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। 10 × 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान। कौन सा इसका सही होगा? 1 किलोग्राम समतुल्य या श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, या फिर 10 घात जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु अनावश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, सॉरी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी विखंडनीय द्रव्यमान का उसकी क्रांतिक आकार के संगत का वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड का कुल ऊर्जा कितना होता है? मतलब कि बढ़ता है या घटता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर दें। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह प्रश्न गुरुत्वाकर्षण से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थिर रहती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है न ही नष्ट किया जा सकता। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, क्योंकि जब कोई पिंड विश्राम अवस्था से उच्च बिंदु पर होता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब जमीन से टकराने वाली होते हैं तो यह गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस प्रतिक्रिया के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपरी किसी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, या फिर उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर वह पृथ्वी के समान ही स्थित स्थिर ऊर्जा पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है तो ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 की ऊंचाई पर स्थिर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न वही पूछ दिया आपका। एक भू स्थिर उपग्रह की अनुमानित ऊंचाई होती है 35,000 किलोमीटर, 981 किलोमीटर, या फिर 15,000 किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। उसमें हमने कितने बताया था? 36,000 किलोमीटर पर अनुमानित होती है लगभग। इसमें सबसे करीबी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, 35,000 किलोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भूस्थैतिक कक्षा में भूस्थैतिक कक्षा के लिए औसत समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होता है, लगभग 22,236 मील। उपग्रह को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक अत्यंत विशिष्ट ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां इसका कक्षा आवर्तकाल पृथ्वी की लगभग 24 घंटे की घूर्णन आवर्तकाल से मेल खाती हो। अगला प्रश्न, ये कैंसल 3.0 वाला हुआ था, उसका है प्रश्न। अगला प्रश्न,
किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के, उसके घनत्व के, उसकी लंबाई के उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उसकी लंबाई के। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाली बाधा की माप होता है, जो किसी चालक के पदार्थ के प्रतिरोध के निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। प्रतिरोध प्रतिरोध को हम लोग आ से डिनोट करते हैं। माफी चाहते हैं, आवाज रुक गई थी बीच में। अगला प्रश्न, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस प्रकार करती है? केसिका क्रिया पर, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल के नियम पर? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जो हम लोग स्प्रे मारते हैं बोतल वाले, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बर्नौली के सिद्धांत। विंडो या घरेलू क्लीनर परफ्यूम स्प्रे एक प्रकार का त्वरित उपकरण है जो कि स्प्रे के गठन से तरल के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह उपकरण बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बहने वाले द्रव्यमान की कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मतलब तीनों ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात जिस स्थान पर द्रव का वेग कम होता है वहां अधिक दाब होता है, अधिक दाब हो जाता है, और स्थान पर द्रव जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है। इसलिए वह बोतल जो होता है स्प्रे का, परफ्यूम का, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक बार किस स्थिति में ढकेल सकता है? जब धक्का हम लोग मारते हैं तो कौन सी स्थिति में हम लोग ढकेल सकते हैं ज्यादा? ऑप्शन देखिएगा, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, या जमीन पर लेट कर स्थिति में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप भी लोग बता सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप घर पे वीडियो देख रहे हैं तो आप किस तरह धक्का ज्यादा मार सकते हैं आप? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बैठने की स्थिति में मार सकते हैं धक्का, आसानी से आप किसी में धक्का मार सकते हैं, खड़े होकर या जमीन पर लेटकर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खड़े होने की स्थिति में। एक व्यक्ति खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक वजन दबा सकता है। पृथ्वी पर डाला गया दबाव, बल या वजन आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुसार, आरक्षित किए गए क्षेत्रफल के अनुपात की स्थिति में जब सतह का क्षेत्रफल कम होता है तो भार अधिक होता है। जब लेटने और बैठने की स्थिति में क्षेत्रफल अधिक होता तो व्यक्ति का भार समान रूप से विपरीत हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर भार कम लगता है। जहाँ पी दाब, पी इक्वल टू यह बराबर ए। पी क्या होता है? दाब। एफ आप जानते हैं बल या भार, और ये होता है आपका क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, माफी चाहते हैं, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जितने भी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगर आप तक वीडियो नहीं पहुंच रहे तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप पर तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी पढ़ें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।